हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्मित। और पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अश्मित सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बस आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए, या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, अगर उसमें इंग्लिश है तो फिर आज जो डिस्कशन होने वाला है वो वाला सेगमेंट उसमें होना ही होना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैक्सिमम जो एरर्स होते हैं, वैसे हम स्पॉट एरर की बात कर रहे हैं, हमने में आपने देख ही लिया होगा। जिस टाइप के एरर की मैं बात कर रहा हूं, ये हमेशा ऐसे कॉमन एरर्स को उठाया जाता है जो कि हम या फिर आप आपस में बातचीत करते हुए अक्सर ये चीजें बोल देते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती हैं। तो इस वजह से ढूंढना एरर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं अश्मित आज कितने सारे एरर्स को पकड़ पाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन आपके लिए अश्मित ये रहा। ये पिछले साल के सीयूईटी में पूछा हुआ भी है। If a company sends its employees abroad to work for a foreign client, they pays them a daily allowance. तो क्या लगता है अश्मित, कहाँ है एरर? If a company या फिर sends its employees abroad या फिर to work for a foreign client या फिर client comma they या फिर pays them a daily allowance. Part 1, 2, 3 और 4 कहाँ एरर है? मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप ही बता दीजिए। ओके okay, तो सबसे पहली चीज तो ये बताइए मुझे कि क्या हम दे के साथ पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। हाँ। तो क्या दे के साथ हम पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 को पिक कर लेंगे। उनको लगेगा अच्छा दे पेज, फटाफट से इसको मार्क करो ऑप्शन नंबर 4 को, एंड वी आर डन विद इट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आपको पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको एरर समझ में आएगा। अगर आप पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर ये देखिए, इफ अ कंपनी सेंड्स इट्स एम्प्लॉइज, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बाहर या विदेश भेजती है टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट, अपने विदेशी क्लाइंट्स के लिए, दे पेज देम अ डेली अलाउंस। तो यहां बताइए कि कौन पे करता है डेली अलाउंस? कंपनी पे फॉरेन करती है, एम्प्लॉयज खुद से पे करते हैं, कौन पे करता है? फॉरेन क्लाइंट। फॉरेन क्लाइंट के लिए तो काम करते हैं, लेकिन कंपनी पे अच्छा। करती है या फिर एम्प्लॉयज खुद से पे करते हैं? इफ अ कंपनी, मतलब अ हाँ। कंपनी हमारा यहां पर शुरुआत में इस्तेमाल हुआ है, तो ये कॉमन वैल्यू रहने वाला है। अ कंपनी शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद इट्स एम्प्लॉयज, यहां पर इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका मतलब हुआ है समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो इट्स का इस्तेमाल यहां पर हुआ, जो कि सही है। एक ही कंपनी की बात हो रही है तो उसके साथ इट्स का ही होगा इस्तेमाल। हम्म। और कंपनी तो ऑब्वियसली एक एक लिविंग बीइंग है नहीं जिसके लिए आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो पहले जब आपने शुरुआत में इट का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आगे चल के वो दे क्यों हो जाएगा? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हाँ। तो जो प्रॉब्लम है वो यहां पर है, टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट, दे के बदले यहां पर होगा इट। इट। और इट इसलिए होगा क्योंकि ये यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये किससे रिलेटेड है? फॉरेन क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है ना ही कंपनी। एम्प्लॉइज से, ये रिलेटेड है अ कंपनी से। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को, जो अपने कर्मचारियों को कहां भेजती है? विदेश भेजती है, अपने फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करने के लिए। और उसके लिए जब वो भेजती है तो वो उनको डेली अलाउंस, जब कभी हमें भी ट्रैवल करना होता है कभी भी कंपनी के काम से, तो हमारा एक डेली अलाउंस होता है ट्रैवल के अलावा। जो हम रोजमर्रा की चीजें होती हैं, खाने का हो सकता है, ट्रैवल का हो सकता है, तो उस पर जो खर्च करते हैं उसके लिए डेली अलाउंस वर्ड का इस्तेमाल होता है, फ्रेज का इस्तेमाल होता है। क्या अभी क्लियर है आपके लिए उसमें? हाँ, क्लियर। परफेक्ट। ये क्योंकि पूछा हुआ भी है पिछले साल के क्वेश्चन में, तो जब कभी भी आपके पास इट वाला क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान से उसको जरूर पढ़िएगा। मैं कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक बार में एक ही क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, और बाकी के सारे हटा दे रहा हूं स्क्रीन पे से। दूसरा क्वेश्चन, इट्स द क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9:45 बजे हैं। अब ये बताइए, इट इज द
10:15, by my watch, या फिर आपके हिसाब से नो एरर? कहाँ है एरर इसमें? और अगर नहीं है कोई एरर तो वो भी बताइए, और अगर समझ नहीं आ रहा तो वो भी बताइए। हम डिस्कशन करके फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। बाय माई वॉच मुझे लग रहा है। बाय माई वॉच? हाँ। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, मेरी घड़ी में 11 बजे हैं, तो मेरी घड़ी में हम बोलते हैं हिंदी में, हम्म। है ना? तो आपके हम्म। हिसाब से क्या यहाँ पर हमें इन माई वॉच कहना चाहिए? आ, शायद। शायद। ओके। अश्मित, जो आपने कहा ना, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग ना इन माई वॉच कहते भी हैं, क्योंकि वो लिटरली ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से टू हिंदी में। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यू शुड फील शाय, इसका लिटरल ट्रांसलेशन करिए। यू शुड फील शाय। आ, तुम्हें क्या कहते हैं? फील शाय का शर्म मतलब आनी चाहिए। शर्म शर्म आनी आनी चाहिए। चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, और ये एक नेगेटिव सेंस में होता है, ये कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं कहा जाता है ना? हम्म। तो हम्म। अगर आप ये कहना चाहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने किए हुए काम पे, अपने एक्शंस पे, अपने किसी भी चीज को लेकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कभी भी यू शुड फील शाय नहीं होता है। आप कहते हैं यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तुम्हें खुद हम्म। पर शर्म आनी चाहिए। तो इंग्लिश और हिंदी कहने का मतलब यह है कि दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं। इन दोनों को मिक्स करके अगर आप सीखेंगे, देखिए सीखने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक बेसिक तो चाहिए ही, जहां से आप समझ पाए कि कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, तो उसके लिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, बेसिक्स समझने के लिए आपको हिंदी टू इंग्लिश सीखना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपको इंग्लिश के बेसिक्स आ गए, तो बॉस बाकी की चीजें इंग्लिश में समझना शुरू कीजिए। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं का ट्रांसलेशन इन योर वॉच नहीं होता, बाय योर वॉच ही होता है। तो उस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी घड़ी में 10 बजे हैं, या फिर, तो वहां पर आर्टिकल की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। का तो। खास तौर पे अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम्म। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, आपकी घड़ी में भी 10 बजे हों, और हर किसी की घड़ी में 10 बजे होंगे, क्या ऐसा होगा क्या? ये तो वैसे भी नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। टाइम जोन्स सॉरी। कितने सारे हैं वर्ल्ड में, तो इस वजह से यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर मेरी घड़ी में 10 बजे हैं तो फिर पूरी दुनिया में जितनी घड़ियां हैं सब में 10 बजे होंगे, ये संभव है? तब मैं 10 नहीं। नहीं नहीं। है ना? तो इस वजह से आप इसको बाय माई वॉच, वो सही है, लेकिन द वाला जो पार्ट है उसको हटाइए। जब कभी भी आपको समय बताना हो, तारीख बतानी हो, तारीख में एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तारीख में एक एक्सेप्शन है वैसे। तो ऐसे केसेस में आप कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टुडे इज द 10th ऑफ सॉरी टुडे इज द 10th मार्च, या फिर टुडे इज 10th मार्च? टुडे इज 10th मार्च। वैसे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इट्स 10th मार्च टुडे होना चाहिए ये। लेकिन फिर से मैं वही बताना चाह रहा था, आज 10 मार्च है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी से इंग्लिश में, तो मैं बोल दूंगा टुडे इज 10th मार्च। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इनफ इज इनफ, इसको आप हिंदी में कैसे बोलेंगे? बहुत हुआ। बहुत हुआ। तो अगर अब मैं बहुत हुआ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, तो मैं बोलूंगा दैट शुड बी इनफ, और या फिर दैट वुड बी इनफ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाना सर्व कर रहा है मुझे, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं काफी हो गया, मैं और नहीं खा सकता। तो देख रहे हो, हाँ। ये छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश को काफी अलग बनाते हैं। और इसी वजह से कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन पे फोकस मत करिए, और ध्यान दीजिए कि पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो जो प्रॉब्लम है वो, जैसे हमने डिस्कस किया, यहां पर है, हमने द को हटा दिया, और ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही हो गया है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओके। इको टूरिज्म was be achieved only if steps are taken in the right direction.
क्या लगता है? इको टूरिज्म वाज बी अचीव्ड ओनली इफ स्टेप्स आर टेकन इन द राइट डायरेक्शन। ए में प्रॉब्लम है, बी में प्रॉब्लम है, सी में प्रॉब्लम है, या फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? ध्यान से देखिए। अच्छी। मुझे सी में लग रहा है। सी में? ओके। हाँ ओनली ओके, स्टेप्स आर टेकन इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हाँ हम पैसिव में फॉर्म करेंगे सेंटेंस को, तो स्टेप्स यहां पर हमारा नाउन हो गया। आर टेकन, अगर स्टेप्स जो हैं, जो कदम हैं, वो उठाए जाते हैं सही दिशा में, इसका लिटरल ट्रांसलेशन, इसका हिंदी मीनिंग ये बनता है। और ये पैसिव फॉर्म में है, तो इस वजह से पैसिव का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस अदर वर्ड्स। और तो उस हाँ पैटर्न पर अगर देखें तो फिर तो सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहां पर जो ए पार्ट है उसमें, इको टूरिज्म वॉज बी अचीव्ड। अच्छी। आप राइट, आप जब कभी भी पैसिव में कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के टेंस को, सॉरी टेंस के सेंटेंस को, तो कैसे फॉर्म करते हैं उसको? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस है ना? ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा जो पहला सेंटेंस, पहला क्लॉज है, वो पास्ट में क्यों जाएगा भाई? वॉज के साथ बी का इस्तेमाल वैसे भी नहीं होता, विल के साथ होता है, ये तो आपको पता है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम है वो पार्ट ए में है। फेयर? हाँ समझ आ रहा क्लियर। हाँ समझ आ रहा है। है? ओके, आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। बाय द वे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे वो सारे के सारे सीयूईटी 2023 के क्वेश्चंस हैं। तो बॉस, इन पे प्रिपेयर होना, इनका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए आप, ये देखने में आपको बेशक बेहद आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा पार्ट, आर्टिकल का एरर सारे ही स्टेटमेंट्स में है। अब आप बताइए अश्मित, Rashmika is an university student. Rashmika is university student. Rashmika is a university student. Rashmika is an university. So A और D सेम ही है, तो शायद इसी वजह से D का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। एंड रश्मिका आर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कौन सा सही लग रहा है आपको? यहां पर विदाउट एनी एरर वाला करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें आपके हिसाब से कोई एरर कोई नहीं एरर। हो। तो बताइए। रश्मिका रश्मिका इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी, ये आपके हिसाब से सही लगता है? ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ यू राइट। तो ऑप्शन डी आपको सही लग रहा है, हाँ लेकिन ऑप्शन डी का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। या तो ए बी सी और ई में से ही चूज करना है। तो मतलब ये कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग था वो तो गलत है, क्योंकि वो हाँ। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ए बी सी ई। मैं बताता हूँ। और जो आपने कहा ना बाय द वे, ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन या फिर ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, आप क्या बोलते हैं? ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? HONEST। तो एच से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आपने क्या बोला? ही इज एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि जो पहला साउंड है, स्पेलिंग से इंग्लिश ग्रामर नहीं चलता है, आपको साउंड पे फोकस करना साउंड्स। है। तो जो पहला साउंड है वो कौन सा है? ओ। सो ओ एक वावल साउंड है, जिसकी वजह से आपको उसके पहले एन इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो पहला साउंड क्या निकलता है आपके मुंह से? यू। य। सॉरी। य। 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 तो हाँ। ये बताइए कि क्या य एक कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। तो उसके आगे क्या हमें एन का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी वजह से
और बाय द वे आर्टिकल्स पे जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसमें जिससे किसी भी डेजिग्नेशन की बात करते हैं somebody is an IAS ऑफिसर उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा लेकिन जैसे आप करोगे he has done एन MA और MA और द MA उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहां पर भी सबको लगेगा अच्छा M है तो मैं तो यहाँ पर लगाऊंगा या फिर लगाऊंगा ही नहीं लेकिन वहां पर होगा एन MA क्योंकि जब आप M बोलते हैं तो पहला साउंड आता है ए राइट तो इसी वजह से वहां पर भी तो डिटेल में हम डिस्कशन बाद में करेंगे फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये गलत है तो आपको पिक करना है अब ऑप्शन सी सी और ई में से मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी क्यों लग रहा है और ऑप्शन ई क्यों नहीं लग रहा रश्मिका आर द, इसमें आर, रश्मिका आर द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हाँ हाँ तो इसमें प्रॉब्लम है क्या आर आर के लिए रश्मिका एक ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली रश्मिका एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है रश्मिका एक ही स्टूडेंट का नाम है तो वहां पर आर का कोई सेंस नहीं बनता तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी और नंबर 3 को आप करेंगे मार्क और एक चीज और मैंने नोटिस करी अश्मित क्या करते हैं ना ये जानबूझ के जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसको ये जंबल अप कर देते हैं जैसे क्या करेंगे नंबर 1 पे ये रख देंगे ऑप्शन ई को नंबर 2 पे रख देंगे ऑप्शन सी को तो उसको ऑप्शन नंबर्स को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप ये टेस्ट दें बेशक मॉक का हो या फिर रियल टेस्ट हो ठीक है अगले सवाल की तरफ चलें हम्म, ओके आई केम अक्रॉस विद दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड शेयर माई थॉट्स बताइए अब यहां पर मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूं हिंट का एक्सप्लेन ही कर देता हूं कम अक्रॉस एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसमें कम के बाद अक्रॉस पहले ही आ गया हम्म, अक्रॉस क्या है हमारा प्रेपोजिशन है ना तो हम्म, उसके साथ हम विथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक साथ मल्टीपल प्रेपोजिशंस नहीं इस्तेमाल होते हैं अनलेस वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सो कम अक्रॉस विथ गलत है या तो आप बोलेंगे आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल या फिर है, बोलेंगे या फिर बोलेंगे आई रेड थ्रू दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल तो कुछ भी ऐसा होगा जहां पर कि आप एक प्रेपोजिशन को एक वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए ठीक है हम्म, तो जो प्रॉब्लम है वो यहां पर वो है आई ए केम में अक्रॉस विद दिस वाले विद पार्ट में दिस। ऑप्शन ए में अब देखिए ये प्रपोज। मैं इसके बारे में अक्सर जोक भी करता हूँ मेरा एक दोस्त कहता है मैंने प्रपोज किया किसी लड़की को एंड शी रिजेक्टेड आई प्रपोज्ड अ गर्ल एंड शी रिजेक्टेड मी एंड आई वाज लाइक रिजेक्ट करेगी आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो तो प्रपोज्ड ही प्रपोज्ड मी टू जॉइन द प्रोजेक्ट टीम यहाँ पर प्रपोजल किस चीज का है शादी करने की बात नहीं हो रही है यहाँ यहाँ पे पर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वाली जो टीम है उसको ज्वाइन करने की बात हो रही है तो सामने वाला आपको रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर इनवाइट कर रहा है कि बॉस ये वाली प्रोजेक्ट टीम जो है उसको ज्वाइन कर लो तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है प्रपोज एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन लेता है टू सो यू डू नॉट प्रपोज समवन यू प्रपोज टू समवन लेकिन अगर आप आइडिया की बात करते हैं मान लीजिए आई proposed an idea that was liked by everyone अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूं तो यहां पर किसी इंसान को प्रपोज करने की बात नहीं हो रही है मैंने प्रपोज क्या किया अपना आइडिया तो इस इंडिया केस में अच्छा। आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन जब अपना आइडिया आप किसी के साथ शेयर करते हैं और उस केस में आप बोलते हैं आई प्रपोज दिस आइडिया टू समवन यू डू नॉट प्रपोज सम आइडिया समवन ठीक है हम्म, यू डू नॉट प्रपोज अ गर्ल यू प्रपोज टू अ गर्ल ठीक है याद हम्म, रहेगा याद रहेगा। परफेक्ट तो प्रॉब्लम कहाँ है बताइए मुझे पार्ट ए या ऑप्शन बी ए या में। फिर नो एरर ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है बिल्कुल सही आइए देखते हैं अगला सवाल तो अगला सवाल हमारा कहता है
द न्यू स्कल्पचर रिजेंबल्स विद द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। जो नया स्कल्पचर है, जो नया स्कल्पचर की हिंदी कलाकृति आप कह सकते हैं, जो है वो एंशिएंट मतलब पुरातत्व विभाग के या पूरा जो बहुत ही पुराने, बेहद पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनसे वो काफी मेल खाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है वो बताइए मुझे। मुझे लग रहा है द न्यू स्कल्पचर में। अच्छा, एक खास नया स्कल्पचर है, एक नई कलाकृति है, उसका रिजेम्बलेंस है किसी और के साथ, तो इसमें द न्यू स्कल्पचर में प्रॉब्लम क्यों है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम है कहाँ। फिर से अभी हम सारे जो आगे 2-3 क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले हैं। रिजेंबल अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। यू रिजेंबल योर डैड, यू डोंट रिजेंबल विथ योर डैड, और यू डोंट रिजेंबल टू योर डैड। क्या होता है ना, हम जब हिंदी में, फिर से वो हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसका चेहरा फलाने से काफी मिलता है, तो ये हमने से जो सुन लिया, तो हमें लगता है बॉस से के लिए मैं कोई ना कोई प्रेपोजिशन तो कैसे भी ठूंस ही दूंगा, चाहिए नहीं चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जबरदस्ती एक प्रेपोजिशन लगाऊंगा। तो उस वजह से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और ये सारे ही आपके जो पास में जेएनयू के टेस्ट पेपर्स हों या फिर एनडीए के टेस्ट पेपर्स हों, उन सब में ये पूछा हुआ सवाल है, तो इस वजह से इन सबको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो ये बेशक आ सकते हैं। और मैंने देखा कि 2023 में टोटल 6 सवाल पूछे गए थे, 40 में से 6 सवाल सिर्फ स्पॉट द एरर के या फिर आइडेंटिफाई द एरर के। तो वेटेज आप समझ लीजिए बॉस कि लगभग 16% के आसपास, 16% से भी ज्यादा सिर्फ आपके स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस हैं। और आपका अगर टारगेट है कि मैं मैक्सिमम स्कोर करूं, तो फिर ये स्पॉट द एरर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिजेंबल्स विथ को यहाँ पर करेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ विथ को हटाना है और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। वी आर बोर्डिंग ऑन द ट्रेन टू द सिटी। हम एक ऐसी ट्रेन पे चल रहे हैं जो शहर तक जाती है। We are boarding on the train to the city. To the city. टू द सिटी, आई एम गोइंग टू द सिटी, इसमें टू द सिटी में प्रॉब्लम कहाँ है? टू द सिटी तो Going करेक्ट to the फ्रेज है। city और on the train. आप ही समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, आप जब कहते हैं गेट ऑन का मतलब चढ़ना। उसके चढ़ना। हाँ, अगर किसी आइडिया की बात हो रही है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आई गॉट ऑन टू अ ट्रेन, तो मैं ट्रेन पे चढ़ा। और बोर्ड का मतलब ही होता है ट्रेन पे चढ़ना, मतलब किसी चीज की राइड जो कंटिन्यूस आगे होने वाली है, उस पे जब मैं बैठ जाता हूँ, उस पे चढ़ जाता हूँ, तो उस केस में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? बोर्डिंग। बोर्ड। बोर्ड, बोर्ड सॉरी। ऑन नहीं। तो आप क्या कहते हैं? आई बोर्डेड द बस, आई बोर्डेड द प्लेन, आई बोर्डेड द फ्लाइट, आई बोर्डेड द ट्रेन। आप कभी भी आई बोर्डेड ऑन द ट्रेन, आई बोर्डेड ऑन द फ्लाइट, आई बोर्डेड ऑन द बस ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये ऑन है वो इस पूरे सेंटेंस को बना रहा था गलत, हमने ऑन को हटा दिया, अब ये पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन देखते हैं। Add him in the group and inform about the meeting. से ग्रुप में जोड़ लो और इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग। हाँ, तो उसको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है, तो किसी इंसान को ग्रुप में ऐड कर लीजिए और उसके बाद उसको मीटिंग के बारे में जानकारी दे दीजिए। ऐसा इसका मीनिंग हो गया। एड हिम इन। परफेक्ट। क्यों भाई? एड हिम मतलब उससे जोड़ना है, इन तो फिर उसी के लिए यूज होता है। ओके, ऐड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। टू। वैसे आपने
आइडेंटिफाई सही करा था, लेकिन यू ऐड समवन टू समथिंग। आप अगर मैथ का सवाल याद करेंगे तो उसमें भी बोला जाता था ना, ऐड 5 टू दिस नंबर, या ऐड 5 सब्ट्रैक्ट टू। इन दिस नंबर नहीं कहा जाता है, या फिर हाँ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर। तो इस वजह से आप जब कभी भी टू का ऐड का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ टू preposition आता है। 10th question, few of the applicants have submitted their resumes for the job। बताइए। few of the applicants, कितने हाँ हैं? कुछ हैं। कुछ है। तो क्या आपको यहाँ पर तो सम का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होकर बोलेंगे अच्छा नहीं, फ्यू नहीं, सम का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सम गलत है, फ्यू सही है। क्यों बताऊं? सम एक जब कभी भी नॉन या अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है, जैसे शुगर, उस केस में आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क, वाटर, उन सारे केसेस में आप सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को गिन सकते हैं तो उस केस में आप फ्यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स, बहुत कम एप्लीकेंट्स थे, हैव सबमिटेड, एक से ज्यादा थे, कम थे? एक से ज्यादा कम थे। एक से कम कैसे हो सकता है? फ्यू सॉरी, ऑफ द फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स। हाँ, एक से तो एक से ज्यादा होंगे तभी तो फ्यू हुआ। अगर वन ऑफ द एप्लीकेंट्स होता तो वो एक होता, बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से एक ने कोई काम एक। करा। लेकिन फ्यू है, मतलब एक से ज्यादा तो डेफिनेटली है ना? तो उस केस में हैव सबमिटेड ये भी करेक्ट है। देयर रेज्यूमेस, अपने अपने रेज्यूमे, और फ्यू का की बात हो रही है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे। सही दे। बात है। हाँ और दे का जो पोजेसिव वर्जन होगा वो देयर होगा। हाँ तो देयर रेज्यूमेस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर द जॉब, अपने नौकरी के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो बस इसमें कोई एरर है नो। ही नहीं। नो एरर। एग्जैक्टली। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हम बिना आपको क्वेश्चन दिए हुए नहीं जाने वाले हैं। चूज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर। बाय द वे, ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है उसी में प्रॉब्लम है। एनीवेज, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द इवेंट वर ओवरवेलमिंग कंसिडरिंग द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल। क्या लगता है, ऑप्शन ए में है एरर या फिर ऑप्शन बी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेहद जरूरी है, वो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।